तो अब हम बात करेंगे जीएस पेपर 4 एथिक्स की जो क्वेश्चंस आए थे मेंस के अंदर 2017 में। तो सेक्शन ए की बात करेंगे। हम फिर से बोल देता हूँ यार, हम एथिक्स क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, केस स्टडीज हम एक अलग सेक्शन में एग्जांपल्स के साथ कवर करेंगे, एग्जांपल्स प्लस पीवाईक्यूज के फॉर्म में, तो ज़्यादा समझ आएगा अपने को। ठीक है, तो अभी हम एथिक्स के क्वेश्चन देख रहे हैं। सेक्शन ए की बात करते हैं। 17 में हमारे पास 6 क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन क्या है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन द पब्लिक सेक्टर। Conflict of interest in the public sector arises when official duties, public interest, and personal interest are taking priorities over the other. How can the conflict in administration be resolved? Describe with examples. ठीक है, हमारे पास बोला कि देखो conflict of interest तब आते हैं जो official duties, public interest and personal interest है ना, दूसरों के मुकाबले ज़्यादा प्रायोरिटी ले लेते हैं, तो हमको ये बताना है। फिर से पढ़ते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन द पब्लिक सेक्टर अराइजेस व्हेन ऑफिशियल ड्यूटीज, पब्लिक इंटरेस्ट एंड पर्सनल इंटरेस्ट आर टेकिंग प्रायोरिटीज वन अबव द अदर। हाउ कैन दिस कॉन्फ्लिक्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन बी रिजॉल्व? डिस्क्राइब विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं भाई, वी कैन इंट्रोड्यूस अबाउट गिविंग समथिंग अबाउट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन पब्लिक लाइफ। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन पब्लिक लाइफ बॉडी के अंदर हम मेंशन कर सकते हैं हाउ दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी रिजॉल्व। जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन बी रिजॉल्व है ना, ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि ऑफिशियल ड्यूटीज़ की बात करेंगे है ना, पब्लिक इंटरेस्ट की बात करेंगे, पर्सनल इंटरेस्ट की बात करेंगे है ना। किसके साथ? एग्जाम्पल्स के साथ। कंक्लूजन में सिग्निफिकेंस को बता के कंक्लूड कर देंगे यार। ओके, सो पहली बात तो देखो, पब्लिक सेक्टर के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये तब आता है व्हेन देयर इज अ क्लैश बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफिशियल ड्यूटीज, जो पब्लिक इंटरेस्ट है, एंड जो उनका पर्सनल इंटरेस्ट है ना। दिस कैन लीड टू बायस डिसीजन मेकिंग है ना, फेवरेटिज्म या फिर करप्शन। जो क्वेश्चन ने बोला वही हम यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, सो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि पर्सनल, हमने जो क्वेश्चन ने बोल दिया कि देखो भाई ऑफिशियल ड्यूटीज, पब्लिक इंटरेस्ट एंड पर्सनल ड्यूटीज जब एक दूसरे की प्रायोरिटी लेते हैं तब आता है। ठीक है, सो दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैन लीड टू बायस डिसीजन मेकिंग, favoritism and corruption. So resolving this conflict of interest, it requires what? It requires a combination of legal and ethical मेजर्स है ना। कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? वेज टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वेज टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। पहला क्या है? इंडिपेंडेंट ओवरसाइट है ना, ऐसा कोई बॉडी को जो देखेगा कि भाई चीज़ें ठीक से हो रही कि नहीं। फॉर एग्जांपल जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो इंडिया के अंदर है, इट एक्ट एज व्हाट? एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडी जो कि इन्वेस्टिगेट करता है करप्शन के केसेस को, या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है पब्लिक सेक्टर में उसको। एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट oversight
body that investigate corruption cases and potential conflict of interest in the public sectors. ओके है ना। हमारे पास और कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को? ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी लाके। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, The right to information act in India is it allows the citizen to access information held by the public authorities. तीसरा है कूलिंग ऑफ पीरियड, मतलब पब्लिक ऑफ इंटरेस्ट को कैसे हम क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड से। कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब क्या है ना, वेट फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन बिफोर ज्वाइनिंग द प्राइवेट सेक्टर और एंगेजिंग इन एक्टिविटीज दैट मे क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कुछ समय तक रुक जाओ, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज करती है भाई कूलिंग ऑफ पीरियड फॉर इट्स सीनियर ऑफिशियल्स बिफोर दे कैन ज्वाइन एनी प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तुरंत ज्वाइन करने से रोक देती है ना। कूलिंग ऑफ पीरियड से यहाँ पे हम कर सकते हैं, है ना। हमारे पास एथिकल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन हो सकता है, उससे भी हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो लबासना है ना, जो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं यार, जिससे एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को के प्रोग्राम्स होते हैं जो कि सुधारने में कैसे ट्रीट करना है वो हमको बताते हैं। सो सब चीज़ एग्जाम्पल दे सकते हैं यार। कूलिंग ऑफ पीरियड्स एग्जाम्पल के तौर पे दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया imposes cooling of periods for its senior officials before they can join private financial इंस्टीट्यूशंस, है ना। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कर सकते हैं, उससे भी हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं यार। फॉर एग्जांपल दी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया conduct training programs that include sessions on ethics, integrity and conflict of interest for civil servants। लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट ओवरऑल जो की है यहाँ पे टू एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन पब्लिक सेक्टर इज टू एस्टेब्लिश व्हाट अ स्ट्रॉन्ग लीगल एंड एथिकल फ्रेमवर्क जो कि प्रमोट करेगा ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को एंड इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग को। ओवरऑल द की to
addressing conflict of interest in the public sector is to establish a strong legal and ethical framework that promotes transparency, accountability, and impartiality in decision making. ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इम्पार्शियलिटी, कुछ लीगल एंड एथिकल फ्रेमवर्क होना चाहिए, इज द की। सो ये हमने आंसर लिखा भाई। क्वेश्चन क्या था? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन पब्लिक सेक्टर अराइजेस व्हेन द ऑफिशियल ड्यूटीज, पब्लिक इंटरेस्ट एंड पर्सनल इंटरेस्ट आर टेकिंग प्रायोरिटीज वन अबव द अदर। हाउ कैन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बी रिजॉल्व? तो मेन क्वेश्चन ये है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल के साथ हमको डिफरेंस करना था, तो हमने बताया कि देखो भाई, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट करने से हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उधर सकता है, जिसमें हमने सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का एग्जांपल दिया। करप्शन केसेस को जो देखता है, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो पब्लिक सेक्टर में हो रहा है उसको इन्वेस्टिगेट करता है ये। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को हम प्रमोट करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को हम कम कर सकते हैं। लाइक हमारे पास जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है वो तरह से क्या रहता है, हेल्प करता है सिटीजन्स को टू एक्सेस द पब्लिक अथॉरिटीज़ का इंफॉर्मेशन। कूलिंग ऑफ पीरियड है अगर, तो हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना, यहाँ पे ठीक कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने आरबीआई का एग्जांपल, जैसे कोई वहाँ पे आरबीआई से रिटायर होकर फाइनेंशियल पब्लिक प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करा, तो एक बीच में कूलिंग ऑफ पीरियड होता है जिससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सिचुएशन ना आए। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन कर सकते हैं जिससे हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रिजॉल्व करें। फॉर एग्जांपल लबासना के अंदर एथिकल ट्रेनिंग, इंटीग्रिटी की ट्रेनिंग, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की ट्रेनिंग होती है सिविल सर्वेंट्स की। लास्ट में हमने कंक्लूड किया बाय मेंशनिंग दैट हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को पब्लिक सेक्टर में। एक लीगल एंड एथिकल फ्रेमवर्क होगा तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इम्पार्शियलिटी डिसीजन मेकिंग में क्या ला सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं और ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई? एग्जामिन द रिलेवेंस ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज। हमको इनका बताना है रिलेवेंस है ना, ट्रांसपेरेंसी का रिलेवेंस, अकाउंटेबिलिटी का रिलेवेंस, फेयरनेस एंड जस्टिस का रिलेवेंस, करेज एंड कन्विक्शन का रिलेवेंस, स्पिरिट ऑफ सर्विस का रिलेवेंस। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। एग्जामिन द रिलेवेंस ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस एंड जस्टिस, करेज ऑफ कन्विक्शन, स्पिरिट ऑफ सर्विस। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं भाई, कुछ यहाँ पे सिविल सर्विस के बारे में बता के। Something in the context of civil services, बॉडी के अंदर है ना, रिलेवेंस के बारे में बताएंगे, सारे वैल्यूज की रिलेवेंस के बारे में बताएंगे, रिलेवेंस ऑफ ऑल वैल्यूज, इसके साथ इसके एग्जांपल्स के बारे में बताएंगे। कंक्लूजन में सिग्निफिकेंस के बारे में, ऑफ दिस टू सिविल सर्विसेज। सो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, अगर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विस की बात करें तो देखो सेवरल क्रूशियल वैल्यूज होते हैं एफिशिएंट एंड एथिकल फंक्शनिंग के लिए, एंड वो कौन कौन से हैं, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी है ना, फेयरनेस एंड जस्टिस, करेज ऑफ कन्विक्शन, स्पिरिट ऑफ सर्विस। तो इस तरह से लिख सकते हैं, इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विस सेवरल की वैल्यूज आर क्रूशियल फॉर द efficient and ethical functioning of the administrative machinery है ना। और इसमें फाउंडेशनल वैल्यूज अगर हम बात करें वो कौन कौन से
क्रूशियल वैल्यूज़ हैं। अगर उसकी बात करें तो दिस आर दी फाउंडेशनल वैल्यूज़। फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्वेंट्स, जिसमें क्या आता है, इम्पार्शलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप, इंटीग्रिटी। ये तो हमारे पास ये दिमाग में चिपका होना चाहिए, बिकॉज ऐसे हर साल क्वेश्चन आता है जहाँ पे फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्वेंट की बात होती है यार। एम्पैथी एंड कंपैशन, टॉलरेंस, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, दिस आर दी फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ द सिविल सर्वेंट्स। हमको क्या बताना है भाई, देखो ट्रांसपेरेंसी एसेंशियल क्या है, हर चीज़ को हमको यहाँ पे बताना है विद एग्जांपल्स। यहाँ पे सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी क्यों जरूरी है भाई सिविल सर्विस में। फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो लॉन्च किया था ई प्रोक्यूरमेंट पोर्टल, है ना, विच अलाउज सिटीजन टू मॉनिटर गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट एक्टिविटीज एंड इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर्स। The government launched the e-procurement portal, which allows citizens to monitor government procurement activities and ensure transparency in the government procurement procedures। तो ट्रांसपेरेंसी है भाई, हमको बात करनी है कैसे हमारे पास अकाउंटेबिलिटी जो है वो सिविल सर्विस में इंश्योर की जाती है। एग्जांपल के साथ बताएंगे। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, रिलेवेंस क्या है, तो अकाउंटेबिलिटी कैसे यहाँ पे इंश्योर की जाती है। एग्जांपल के तौर पे इसका रिलेवेंस ये है कि जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है CAG, वो अकाउंट और हमारे पास अकाउंट को ऑडिट करता है एंड इंश्योर व्हाट, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। दी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG of India audits government accounts to ensure financial accountability। तो अकाउंटेबिलिटी का रिलेवेंस देखा हमने। फेयरनेस एंड जस्टिस का अगर हम रिलेवेंस की बात करें, तो एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट प्रोवाइड्स फॉर व्हाट, इट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, तो एक तरह से वो क्या कर रहा है, जस्टिस इंश्योर कर रहा है, सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द establishment of the National Human Rights Commission to ensure that citizens' rights are protected and upheld। तो हमने बताया फेयरनेस एंड जस्टिस का रिलेवेंस यार, है ना। करेज ऑफ कन्विक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो बहुत अच्छा एग्जांपल है दुर्गा शक्ति नागपाल का, कैसे उन्होंने सैंड माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाया था। है ना,
IAS in 2014, IAS दुर्गा शक्ति नागपाल है ना, ये वो जो IAS अभिषेक जो न्यूज़ में रहते थे ना, ये शायद अभिषेक शर्मा, वो एक्टिंग भी करते थे, उनकी पत्नी है ये, है ना। ही और शी स्टूड अप अगेंस्ट इलीगल सैंड माइनिंग इन यूपी, है ना। अपोजिशन पावरफुल पॉलिटिशियंस से था फिर भी, और उनको सस्पेंड भी कर दिया गया। डिस्पाइट अपोजिशन फ्रॉम पावरफुल politicians and was eventually suspended for her or from her post. तो एक तरह से क्या बता रहा है, करेज फॉर कन्विक्शन के बारे में बता रहा है कि पब्लिक सपोर्ट के लिए वो कुछ भी कर सकती है। लास्ट में हमारे पास एक है स्पिरिट ऑफ सर्विस। ठीक है, स्पिरिट ऑफ सर्विस का क्या रिलेवेंस है यार? एग्जाम्पल के तौर पे जो IAS है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इट प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द न्यू रिक्रूट्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विंग द पब्लिक इंटरेस्ट एंड अपहोल्डिंग एथिकल स्टैंडर्ड्स। द इंडियन provide training to new recruits on the importance of serving the public interest and upholding ethical पब्लिक इंटरेस्ट एंड अपहोल्डिंग एथिकल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, हमने इस प्रकार से क्या किया, जितने भी हमारे पास पॉइंटर्स है उसका रिलेवेंस को हमने बताया। यहाँ पे कोई कंक्लूजन की जरूरत नहीं है भाई, इस प्रकार से पूरे पूरे आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या था, एग्जामिन द रिलेवेंस ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विस। हमने ट्रांसपेरेंसी के रिलेवेंस के बारे में बताया, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस एंड जस्टिस, करेज ऑफ कन्विक्शन, स्पिरिट ऑफ सर्विस। ट्रांसपेरेंसी की में हमने एग्जांपल बताया किसका, है ना, जो ई प्रोक्यूरमेंट पोर्टल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, एक तरह से ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए। अकाउंटेबिलिटी में हमने जो CAG का पोस्ट है उसके बारे में बताया। फेयरनेस एंड जस्टिस में जो हमारे पास नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया उसके बारे में बताया। करेज ऑफ कन्विक्शन के बारे में हमने IAS दुर्गा शक्ति नागपाल जी का एग्जांपल दिया। स्पिरिट ऑफ सर्विस हमने बताया कैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जो न्यू रिक्रूट्स होते हैं उनको बताया जाता है कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट में क्या करना चाहिए, अपहोल्डिंग एथिकल स्टैंडर्ड्स को क्या करना चाहिए। अभी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, है ना, अलग अलग ट्रांसपेरेंसी में आप अरुणा रॉय के एग्जांपल दे सकते हो जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के, है ना, एक तरह सोशल एक्टिविस्ट थी, है ना। हम यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी में, है ना, E श्रीधरन का एग्जांपल दे सकते हैं जिनको हम मेट्रो मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, फेयरनेस एंड जस्टिस में किरण बेदी जी का एग्जांपल दे सकते हैं। करेज ऑफ कन्विक्शन में अशोक खेम का एग्जांपल दे सकते हैं, कितने बार इनका ट्रांसफर हुआ यार। स्पिरिट ऑफ सर्विस में हम यहाँ पे, है ना, बजवाड़ा विल्सन का एग्जांपल दे सकते हैं। तो बहुत सारे, ठीक है। सो के विजय राघवन का भी एग्जांपल दे सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी जो है वर्क फॉर रूरल डेवलपमेंट, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, रूरल कम्युनिटीज़ के लिए बहुत काम किया, तो उसको हम बता सकते हैं भाई। तो इस प्रकार से इस आंसर कंक्लूड करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यूथ पीपल विथ एथिकल कंडक्ट आर नॉट विलिंग टू कम फॉरवर्ड टू ज्वाइन एक्टिव पॉलिटिक्स, सजेस्ट स्टेप टू मोटिवेट देम टू कम फॉरवर्ड। ठीक है, तो एक तरह से हमको यूथ इन पॉलिटिक्स की बात की जा रही है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं यार, यंग पीपल विथ एथिकल कंडक्ट आर नॉट विलिंग टू कम फॉरवर्ड टू ज्वाइन एक्टिव पॉलिटिक्स, सजेस्ट स्टेप्स टू मोटिवेट देम टू कम फॉरवर्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं by giving an introduction with respect to youth in politics. बॉडी के अंदर why they are not coming forward उसके बारे में बताना है।
है ना। एंड हमको कुछ स्टेप्स बताने हैं जिससे हम उसको मोटिवेट कर सकें। स्टेप टू, मोटिवेट यूथ, है ना, जिनके पास एथिकल कंडक्ट है वो आके क्या कर सके, यूथ विथ एथिकल कंडक्ट टू कम इन पॉलिटिक्स। ओके, इसको एग्जाम्पल के साथ हम बताएंगे कौन कौन से स्टेप्स हम ले सकते हैं और वो कैसे सक्सेसफुल रहे हैं। कंक्लूजन में हम एक प्रोस्पेक्टिव, आगे की तरह दूरदर्शनीय, फ्यूचरिस्टिक, है ना, प्रोस्पेक्टिव वे अहेड और वे फॉरवर्ड देंगे, करना क्या चाहिए अपने को। सो देखो देखो ये बहुत अच्छा इशू है यार कि देखो जो यूथ पीपल है ना, दे आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड टू जॉइन एक्टिव पॉलिटिक्स, है ना, ये बहुत सिग्निफिकेंट कंसर्न है दिस, है ना। इसके रीजन बहुत सारे हैं, इंक्लूडिंग परसेप्शन ऑफ पॉलिटिक्स एज अ करप्ट एंड अनएथिकल प्रोसेशन, ये भी सही है यार। तो इस प्रकार से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं द इशू ऑफ यंग पीपल नॉट coming forward to join active politics. There are several reasons for this, including the perception of politics as corrupt and unethical profession, but it is not a profession, मेरे हिसाब से it is a service यार। corrupt and unethical प्रोफेशन, तो इस प्रकार से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखो हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। मेन जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हाउ टू मोटिवेट द यूथ, है ना, वाई दे आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड। हमने देखा कि भाई पॉलिटिक्स में जो एथिकल अनएथिकल कंडक्ट होते हैं, करप्ट, उसकी वजह से पास नहीं आ रहे हैं, तो कैसे, है ना, एथिक्स इसकी वजह से एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो कैसे उनको मोटिवेट कर सकते हैं। स्टेप्स टू मोटिवेट दैम, पहला हमारे पास एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट बना सकते हैं यार, है ना, जिससे हमारे पास यंग पीपल को वॉइस मिल सके, उनके ओपिनियन को, उनको डिबेट में एंगेज कर सकते हैं, है ना, ठीक है। वी कैन क्रिएट अ सपोर्टिव इन्वायरमेंट, या फिर इससे अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं कि हमारे पास, जैसे कि एग्जांपल दे सकते हैं आम आदमी पार्टी का इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जैसे कि हम आम आदमी पार्टी में हमारे पास जो यूथ विंग इन्होंने लॉन्च किया टू एंकरेज व्हाट, यंग पीपल्स इन पॉलिटिक्स, है ना, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो गवर्नमेंट है उसकी हम यहाँ पे बता सकते हैं। इन बीजेपी के अंदर भी है भाई, has launched a youth wing to encourage young people in or to join politics, है ना। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं जैसे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, उसने नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया लॉन्च किया था भाई, जो कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को टू एंगेज इन पॉलिटिक्स एंड कंट्रीब्यूट टू द पॉलिसी मेकिंग, उसकी बात कर सकते हैं, है ना। सो ये हो गया एग्जांपल्स, एक एग्जांपल काफ़ी है। उसके बाद जो यूथ लेड इनिशिएटिव्स है उन पे हमारे पास फोकस कर सकते हैं यार, है ना।
जैसे उनको अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से एम्पावर करती है तो वो बाद में जाके पॉलिटिक्स में एंगेज हो सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में। फॉर एग्जांपल जो युवा भारत प्रोग्राम है ना, इट एम टू व्हाट, इट एम टू एम्पावर यूथ लेड इनिशिएटिव एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर यंग पीपल टू एंगेज इन पॉलिटिक्स। एम्पावर youth lead initiatives. For example, the Indian government launched the युवा भारत program which aim to empower youth led initiatives and provide a platform for youth people to voice their concern or young people to engage in active politics. या फिर उनको हम सिविक एजुकेशन यहाँ पे हम क्या कर देंगे, दे देंगे, है ना। सो क्या होगा, एक तरह से उनका एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल जो नेशनल सर्विस स्कीम है जो कि प्रोवाइड करता है यंग पीपल को टू पार्टिसिपेट इन द कम्युनिटी सर्विस, है ना, एंड उनको एक तरह से सोशल इश्यूज को समझने में, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने में मदद करता है, तो उससे भी वो क्या करेंगे, अपना जो रुझान है पॉलिटिक्स की तरफ वो बढ़ेगा यार। फॉर एग्जाम्पल the national service scheme NSS which aim to provide opportunities for young people to participate in community service and learn about जो सोशल इशूज या फिर सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो learn about social issues and जो बैरियर है इनके अंदर एंट्री का उसको हम यहाँ पे एड्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, है ना, यहाँ पे बैरियर्स क्या क्या हैं भाई, कि हमारे पास कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, सोशल नेटवर्क की कमी है, कहीं कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो हम क्या कर सकते हैं उसको सुधारने के लिए जो बैरियर्स हैं उनमें हमारे पास जैसे कि जो ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन था, उन्होंने क्या किया, लॉन्च किया था यंग वुमेन लीडरशिप प्रोग्राम जो कि एम्पावर करता था यंग वुमेन्स को फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड communities to engage in politics and become leader of their communities. Address barrier to entry, है ना, young people may face barriers to entry such as, सीधा लिखो यार, such as financial constraint, lack of social network and discrimination. एग्जाम्पल के तौर पे the All India Democratic Women Association launch the Young Women's Leadership
program which aims to empower women from marginalized community to engage in politics, which aim to empower young women from marginalized communities to engage in पॉलिटिक्स। लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट, और ये बहुत सारे तरीके हैं, लाइक हमारे पास लोकल गवर्नेंस से उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं, है ना, लोकल गवर्नेंस के अंदर, है ना, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने की बात कर सकते हैं, जिससे जो यूथ होगा वो एक तरह से आने में रुझान बढ़ेगा यार, ठीक है। सो लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट ओवरऑल motivating young people with ethical conduct to come forward and join active politics required what? It required a multi-pronged approach that involved creating a supportive environment, promoting ethical conduct, addressing the barriers to entry and providing incentives and opportunities, है ना, पार्टिसिपेशन को बढ़ाना, इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो ये हम बता सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट ओवरऑल मोटिवेटिंग young people with ethical conduct to come forward and join active politics requires a multi-pronged approach that involves creating a supportive environment, promoting ethical conduct, addressing barriers to entry, etc. ये सब मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच की जरूरत पड़ती है। सो इस प्रकार से हमने क्या क्या कंक्लूड किया भाई, ठीक है। सो कंक्लूजन में हमारे पास क्वेश्चन क्या था, यंग पीपल विद एथिकल कंडक्ट आर नॉट विलिंग टू कम फॉरवर्ड टू ज्वाइन एक्टिव पॉलिटिक्स, सजेस्ट स्टेप टू मोटिवेट देम टू कम फॉरवर्ड। सबसे पहले तो हमने बताया कि देखो भाई बेरियर्स क्यों है यार, यंग पीपल जिनके पास एथिकल कंडक्ट वो पॉलिटिक्स में आना क्यों नहीं चाहते, बिकॉज जो परसेप्शन बन गया कि पॉलिटिक्स करप्ट होता है, यहाँ पे एक अनएथिकल प्रोफेशन है, उसकी वजह से यंग पीपल आना नहीं चाहते। तो हम कैसे उनको मोटिवेट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन को, जैसे आम आदमी पार्टी ने जो यंग विंग निकाला था, बीजेपी का जो यंग विंग है ना, यंग विंग जो है इनको क्या करता है, यहाँ पे ये यंग पीपल्स को, लाइक आम आदमी पार्टी को तो सबको पता होगा यार, है ना, तो है ना, तो ये हमारे पास क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं यंग पीपल्स को। और क्या कर सकते हैं, जो यूथ लेड इनिशिएटिव है उनको एम्पावर कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास जो युवा भारत प्रोग्राम था वो यंग जो यूथ लेड इनिशिएटिव है उनको एम्पावर करता है, जिससे वो एंगेज हो सके पॉलिटिक्स के अंदर। हमारे पास उनको सिविक एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि जो नेशनल सर्विस स्कीम है वो क्या करता है, जो यूथ है उनको कम्युनिटी सर्विस में हेल्प करता है, तो सोशल इशूज़ को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ पाते हैं, है ना। जो बेरियर्स है एंट्री का, यूथ का जो बेरियर्स है एंट्री, लाइक फाइनेंशियल कंस्टेंट, पैसा नहीं है उतना भाई, है ना, लैक ऑफ सोशल नेटवर्क, उतना जान पहचान नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन होता है कहीं कहीं पे, उन चीज़ों को हम एड्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन है, इसने लॉन्च किया वुमेन यंग वुमेन लीडरशिप प्रोग्राम, जो कि एंगेज करता है मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के वुमेन को कि वो आए, आगे बढ़ें और एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें, यूथ लीडर बन सकें। लास्ट में हमने कंक्लूड किया कि देखो भाई जो ये चैलेंज है हमारे पास कि हमको एथिकल पीपल ना, यंग पीपल विद एथिकल कंडक्ट जो कि पॉलिटिक्स में नहीं आ रहा है, तो एक तरह से हमारे देश में नुकसान हो रहा है यार, है ना, अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में नहीं आने से देश का नुकसान ही होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सुधारने के लिए मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच का इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टी प्रॉन्ग मतलब बहुत सारी चीज़ें करना पड़ेगा यार, एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा, एथिकल कंडक्ट को प्रमोट करना पड़ेगा, जो बेरियर्स एंट्री को उसको यहाँ पे एड्रेस करना पड़ेगा, उनके लिए इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लाने पड़ेंगे, उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना पड़ेगा। सो और भी बहुत सारे तरीके से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे
है ना, इनका क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस आंसर कंक्लूड किया यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वन ऑफ द टेस्ट ऑफ इंटीग्रिटी इज कंप्लीट रिफ्यूजल टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वन ऑफ द टेस्ट ऑफ इंटीग्रिटी इज कंप्लीट रेफरल टू कॉम्प्रोमाइज, है ना। इंटीग्रिटी का सबसे बड़ा, है ना, एक तरह से टेस्ट क्या होता है यार, कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करने से इनकार कर दो, किसी भी प्रकार का, है ना, कॉम्प्रोमाइज़ करने से आप इनकार कर दो, वही क्या है, आपका एक इंटीग्रिटी का टेस्ट है, परीक्षा है। एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, हमको एग्जाम्पल्स के साथ यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लेन करते हैं। फिर से पढ़ते हैं एक बार। वन ऑफ द टेस्ट ऑफ इंटीग्रिटी इज कंप्लीट रिफ्यूजल टू कॉम्प्रोमाइज और टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। तो इसको हम इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं भाई, हमको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इंटीग्रिटी के बारे में, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रिटी से हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बॉडी के अंदर क्या करेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देंगे टू सब्सटेंशिएट दिस। उसके बाद कंक्लूजन के अंदर सिग्निफिकेंस बताएंगे यार, सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रिटी। Okay, so what is integrity यार, integrity is the quality of being honest, ethical and morally upright. Integrity is the quality of being honest, ethical and morally upright, है ना। ऐसा कोई पर्सन जिनके पास इंटीग्रिटी हो, वो ऐसा पर्सन होता है जो कि हमेशा प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़ के साथ एडवर्सिटीज़ के अंदर भी खड़ा रहता है। ये जो कोटेशन है ना, ये बोल रहा है कि वन ऑफ द टेस्ट ऑफ इंटीग्रिटी इज द कंप्लीट रिफ्यूजल टू बी कॉम्प्रोमाइज। इसका मतलब क्या है, ऐसा पर्सन जो कि इंटीग्रिटी के साथ हमेशा जुड़ा रहता है, वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता अपने प्रिंसिपल्स के साथ, अपने वैल्यूज़ के साथ, टू गेन व्हाट, टू गेन, है ना, पर्सनल गेन के लिए, है ना, किसी भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस में। तो इसको भी थोड़ा लिख देते हैं यार, वन ऑफ दी, ऐसे लिखते हैं कि द स्टेटमेंट मीन्स दैट the above statement means that a person with integrity, a person with integrity will not compromise their principles for personal gain, even if it means facing negative consequences. हम इंटीग्रिटी का मतलब क्या सोचते हैं यार, देखो, आप जो सोचते हो, आप जो फील करते हो, आप जो करते हो, इन तीनों के बीच की जो चीज़ है ना, वो क्या है, आप जो सोच रहे हो, आप जो फील कर रहे हो और वही कर रहे हो, तो वही इंटीग्रिटी है यार। यू आर थिंकिंग समथिंग एंड यू फील समथिंग एंड यू डू समथिंग, इसके जो बीच का जो चीज़ है वही इंटीग्रिटी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल्स दें तो यहाँ पे रियल लाइफ एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास सत्येंद्र दुबे का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो कि एक इंडियन इंजीनियर थे, जो कि, है ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर काम करते थे। 2002 के अंदर बहुत फेमस केस है यार, इन्होंने रेस कंसर्न किया अबाउट करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाईवे प्रोजेक्ट, जो कि बिहार से जा रहा था, है ना। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक इन्होंने लेटर लिखा था, है ना, इरेगुलरिटीज एंड प्रोजेक्ट को देखते हुए। बट उनकी ब्रेवरी को सराहने के बजाय दुबे हैज़ मेड द रिटेलिएशंस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर्स एंड लोकल पॉलिटिक्स, है ना, उनको गोली मार दी गई उनकी यार।
तो यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल से हमने बताया कि कैसे इंटीग्रिटी अपहोल्ड करने के चक्कर में यू आर गिविंग कॉस्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। इंटीग्रिटी, देखो ये क्वेश्चन यही बोल रहा है यार, 4-5 एग्जाम्पल नहीं देना, एक अच्छा एग्जाम्पल देना है। वन ऑफ द टेस्ट ऑफ इंटीग्रिटी इज कंप्लीट रिफ्यूजल टू बी कम्प्रोमाइज्ड, है ना। विथ रेफरेंस टू रियल लाइफ एग्जाम्पल हम देंगे यहाँ पे रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ दिस कैन बी seen in the case of Satyendra Dubey, an Indian engineer who was working as a project director in National Highway Authority of India. In 2002, Mr. Dubey had raised concern about corruption and mismanagement in the construction of highway project in बिहार। करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट चार्जेस इन्होंने बताया यार, ठीक है ना। इन्होंने लेटर लिखा था टू सेवरल हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ठीक है, बट कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है उसको देखते हुए। हाउएवर, इंस्टेड ऑफ बीइंग कंडेम्ड फॉर हिज ब्रेवरी, दुबे वाज met with retaliation from the contractors and local politician involved in the project and 2003 के अंदर इनको गोली मार दिया गया, ठीक है। सो इस तरह से आप समझते हैं, फिर थोड़ा सा लिखता है इसके बारे में, फिर बताएंगे, ठीक है। ये इसी एग्जाम्पल्स के ऊपर पूरा आंसर लिखेंगे, ठीक है। ही हैड रिटन लेटर टू several high ranking officials including the Prime Minister's office exposing the irregularities in the project and requesting for an investigation. है ना। But however, instead of being commended for his bravery, Dubey was met with retaliation from the contractors and local politician involved in the प्रोजेक्ट। है ना। ऑन नवंबर, है ना, ऐसे बोल सकते हैं, नवंबर 2003 दुबे वॉज शॉट डेड बाय अनआइडेंटिफाइड assailant while he was returning from work. Returning from
वर्क। देखो सत्येंद्र दुबे जी ने रिफ्यूज जो किया कॉम्प्रोमाइज करने से उनकी इंटीग्रिटी को, हैज एंड हिज कमिटमेंट टू एक्सपोजिंग करप्शन अल्टीमेटली कॉस्ट हिज लाइफ, ठीक है। बट however his sacrifice brought attention to the issue of corruption in India and inscribed or inspired many others to come forward and speak out against it, ठीक है। सो अब इसको देखते हुए ये जो सेक्रीफाइस था इनका, ऐसे लिख सकते हैं कि देखो सत्येंद्र दुबे's refusal to compromise his integrity and his commitment to exposing corruption ultimately cost him his life, ठीक है। बट इनका सेक्रीफाइस जो था वो बेकार नहीं गया भाई। हाउएवर इन 2004 the Indian government passed the Whistleblowers Protection Act to protect whistleblower like Dubey who speak out against corruption and malpractice। ओके सो ये सब चीज़ हम बता सकते हैं यार, है ना। पावरफुल इंपॉर्टेंस बता रहा है ये जो सत्येंद्र दुबे जी का केस है ना, इंटीग्रिटी का, एंड इंटीग्रिटी का कितने ज़रूरी है ना। मतलब कितने ज़रूरी नहीं बोल सकते, मतलब ये बोल सकते हैं कि इन्होंने कितना अपनी इंटीग्रिटी को बचाए रखने के लिए इंटीग्रिटी के चक्कर में अपनी जान दे दी, ठीक है। सो ये हमारे पास बता रहा है कि बहुत ज़रूरी है यार एक स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क जिससे हम जो विशल ब्लोअर्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकें। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, लाइक रोजा पार्क एग्जांपल दे सकते हैं जो कि एक अमेरिकन सिविल राइट एक्टिविस्ट थी, हु रिफ्यूज टू गिव हर सीट ऑन अ बस, है ना। वाइट पर्सन को जो सीट थी उनको देने से इन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। तो वो भी बता रहा है कि इंटीग्रिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, किसी भी हालत में उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। अन्ना हजारे जी का एग्जांपल दे सकते हैं जहाँ पे 2011 में इन्होंने हंगर स्ट्राइक भूख हड़ताल पे खड़े हो गए थे ये, है ना, करप्शन के अगेंस्ट, है ना। तो इसके रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट ने लोकपाल बिल जो पास किया और ऑम्बड्समैन, इंडिपेंडेंट ऑम्बड्समैन बनाया, दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, है ना, तो इन्वेस्टिगेट करप्शन चार्जेस, वो सब यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं हम। लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट thus in all these cases या फिर in this case the individual refuse to compromise their principles and value even when it mean facing negative consequence, है ना। their action brought attention to important social issues and inspired others to speak out against injustice and corruption. Thus the actions of peoples who refuse to compromise their values brought attention to important social issues and inspired others to speak out against injustice and corruption। ओके सो ये क्वेश्चन था भाई, है ना, उसका आंसर हमने लिखा है
क्या था, वन ऑफ द टेस्ट ऑफ इंटीग्रिटी, थोड़ा सा बड़ा हो गया, छोटा सा कर सकते हैं इसको, मैंने कंसाइज कर सकते हैं एग्जांपल्स को, ठीक है। ये जो चार्ट है उसको आप यहाँ पे जो मैंने लिखा उसको यहाँ पे आप थोड़ा सा इंटीग्रिटी को डेफिनेशन जो मैंने बताया कि आप ऑनेस्टी, एथिकल एंड मॉरल अपराइट बैठे रहो, खड़े रहो अपने मॉरल प्रिंसिपल्स के साथ, एथिकल कंडक्ट्स के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रिटी बोलते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं यार, वन ऑफ द टेस्ट ऑफ इंटीग्रिटी इज कंप्लीट रिफ्यूजल टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू रियल लाइफ एग्जांपल। हमने रियल लाइफ एग्जांपल दिया ऑफ मिस्टर सत्येंद्र दुबे जी, जिन्होंने क्या किया है ना, हमने बताया पूरा का पूरा यहाँ पे। पहले तो हमने बताया कि आप जो सोचते हो, आप जो करते हो और आप जो फील करते हो, उसके बीच में जो चीज़ें तीनों में कोइंसाइड करती हैं, उसी को हम इंटीग्रिटी बोलते हैं, है ना। इंटीग्रिटी इज द क्वालिटी टू बीइंग अपराइट, अपने ऑनेस्ट रहना, अपने एथिकल प्रिंसिपल्स पे बने रहना, मॉरली कंप्रोमाइज नहीं होने देना अपने आप को पर्सनल गेन के लिए, इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रिटी। हमने एग्जांपल दिया सत्येंद्र दुबे जी का, जो कि एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे भाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर, है ना। उन्होंने देखा कि कुछ इरेगुलरिटीज, मिसमैनेजमेंट, करप्शन हो रहे हैं यार बिहार के जो हाईवे प्रोजेक्ट है उसके अंदर। तो उन्होंने हाई ऑफिशियल्स, हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को चिट्ठी लिखा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक को चिट्ठी लिखा, है ना, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए। बट बहुत सारे उनकी ब्रेवरी को कंडेम करना चाहिए, सराहना करना चाहिए था, बट क्या हुआ, उनको रिटेलिएशंस फेस किए करने पड़े, जो कंट्रैक्टर्स थे उनसे, जो लोकल पॉलिटिशियंस थे उनसे। एट दी लास्ट उनको गोली मार दिया गया 2003 के अंदर, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हमको क्या बता रहा है यार, सत्येंद्र दुबे जी ने यहाँ पे क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया, इनकी इंटीग्रिटी जो थी, वो चाहते तो शांत रह सकते थे, बट उनकी इंटीग्रिटी यहाँ पे हैम्पर हो रही थी, उनकी जो वैल्यूज थे, प्रिंसिपल्स थे, वो यहाँ पे हैम्पर हो रहे थे। तो अपने इंटीग्रिटी के साथ वो बने रहे, है ना, और उन्होंने सोच लिया कि नहीं अब ये करप्शन की जो चीज़ें हैं वो मैं एक्सपोज करके रहूँगा, बट हाँ एट द लास्ट उनको अपनी जान देनी पड़ी, है ना, जिंदगी खतरे में डाल के तो जिंदगी खत्म हुई हो गई। तो लास्ट में अब देखते हुए जो गवर्नमेंट है 2004 में क्या किया, इन्होंने विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट लॉन्च किया यार, है ना। इस केस को ना बहुत सारे विसल ब्लोअर्स जो कि स्पीक आउट करें, जो कि आवाज़ उठा रहे हैं यार करप्शन के अगेंस्ट, माल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट, उनके लिए विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। बहुत सारे लोग, है ना, जो दुबे जी ने अपनी जान दे दी, बहुत सारे लोग, ना ऐसा ना हो किसी और के साथ। तो इसके देखते हुए, बट हाँ होते रहते हैं चीज़ें, बट हमको एक चीज़ देनी है कि एक हमारे पास ये है ना, ये जो इंटीग्रिटी को अपहेल्ड करने के लिए जो हमने इन्होंने अपनी एक तरह से लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, वो एक तरह से बहुत लोगों के लिए मिसाल बनती है, बहुत अदर्स को इंस्पायर्ड करती है कि टू स्पीक अगेंस्ट इनजस्टिस एंड करप्शन। इस प्रकार से हमने इसको कंक्लूड किया यार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं यार। बात करनी है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, ठीक है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कंपनीज मोर प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल एनालाइज, ठीक है। देखो भाई, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बार बार रिपीट होता है टॉपिक, हर 2 से 3 साल में एक बार तो देखने को मिल जाता है क्वेश्चन। अभी तक जो मैंने 5-6 साल के क्वेश्चन बनाया उसमें 3 से 4 बार ये तीसरा क्वेश्चन है जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है ना। सो फिर से एक बार पढ़ते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कंपनीज मोर प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल एनालाइज, ठीक है। इससे पहले तो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यार, इंट्रोड्यूस करेंगे बाय गिविंग द डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बॉडी में क्या कर सकते हैं, बॉडी में हमको बताने हैं, इस स्टेटमेंट को एनालाइज करना है, तो हमको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बताना है कि कैसे उसको कैसे कंपनी इसको प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल बना देता है भाई। इसको डिफरेंट हमारे पास पर्सपेक्टिव से हमारे पास इसको एनालाइज करना है ना। और इसको क्या करना है भाई, हमको जो एफर्ट्स दिए गए हैं वो हम बताएंगे एंड इसको सब्सटेंशिएट करेंगे विथ एग्जांपल्स, एंड लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं विथ अ वे फॉरवर्ड कि करना क्या चाहिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हमारे देश को डेवलप करने के लिए, है ना। उनके लिए भी क्या बेहतर होगा प्रॉफिटेबली, उनके प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, CSR के प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, मतलब जो कंपनीज हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, उनके लिए उनके सस्टेनेबिलिटी के लिए, उसके बारे में बता के हम यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं भाई। व्हाट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज यार, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ द कंपनीज, जहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि जो इनका इम्पैक्ट आ रहा है सोसाइटी पे, उनका जो इम्पैक्ट आ रहा है इन्वायरमेंट पे, उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR refers to the practice of companies taking responsibility for their impact on society and the environment, okay।
और हमारे पास क्या क्या आते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, क्या क्या इंक्लूडेड है ये हम बता सकते हैं भाई, जो कि क्वेश्चन में भी बोला है। सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करता ही करता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता ही करता है, बट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो चार्ट के फॉर्म में बता सकते हैं कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर क्या क्या आता है भाई। मार्केट एथिक्स, सिंसियरिटी, रिसोर्सेस, गोल्स, लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, इसके साथ साथ सस्टेनेबिलिटी भी है। ओके, तो ये सब CSR के अंदर इंक्लूडेड हैं। हमको ये बताना है कि कैसे जो कंपनीज हैं है ना, वो बेनिफिट्स कैसे करते हैं भाई CSR से। हमारे पास एग्जांपल दे सकते हैं टाटा स्टील्स का, है ना, कंपनीज दैट हैव एम्ब्रेस्ड CSR एंड रीप द बेनिफिट्स। Examples of companies that have embraced CSR and reaped benefits। पहला एग्जांपल जो हम यहाँ पे टाटा स्टील का दे सकते हैं यार, विच जो कि बहुत लंबी हिस्ट्री है कॉर्पोरेट सोशल इनिशिएटिव्स की, है ना। कंपनी ने बहुत सारे सस्टेनेबल प्रैक्टिस को यहाँ पे एक तरह से इम्प्लीमेंट किया है। फॉर एग्जांपल जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, कंजर्विंग ऑफ वाटर, सपोर्टिंग एजुकेशन, हेल्थ प्रोग्राम्स इन द कम्युनिटीज़ जहाँ पे वो काम करते हैं। एज अ रिजल्ट टाटा स्टील ने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बनाया है भाई एक सोशल रिस्पॉन्सिबल कंपनीज़ का, और उसके एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी गाया है उसके परफॉर्मेंस के ऊपर। ठीक है, तो टाटा स्टील इज एन एग्जाम्पल ओके। द कंपनी has implemented several sustainable practices such as using renewable energy source, conserving water and supporting education and health program, supporting education and health programs in the communities where it operates। हेल्थ प्रोग्राम्स के ऊपर, एनर्जी सोर्स, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के ऊपर काम किया, कंजर्विंग ऑफ वाटर, सपोर्टिंग एजुकेशन। तो ये सब इसके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के फॉर्म में थे ना। उसको प्रॉफिट कैसे मिला, उसके सस्टेनेबिलिटी पे क्या फायदा हुआ, एज अ रिजल्ट, है ना। ज़्यादा एग्जाम्पल देने से बेहतर होता है कि एग्जाम्पल्स को एकदम अच्छे से समझा देना। एज अ रिजल्ट जो टाटा स्टील है has built a strong reputation for being a socially responsible company and has been seen or has seen a positive impact on its financial performance।
देखो ये हम लास्ट में कंक्लूडिंग फॉर्म में लिख सकते हैं यार, अभी इसको अभी यहाँ पे लिखेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा आंसर, इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। कंक्लूडिंग मार्क्स में इसको बोल देंगे ना, तो रेपुटेशन बढ़ा रहा है, उसके कस्टमर को लॉयल्टी को बढ़ा रहा है, वो सब चीज़ हम लास्ट में कंक्लूड में ले सकते हैं। और एग्जांपल देते हैं यार और कंपनीज का, यहाँ पे अनदर एग्जांपल जो है वो HUL है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, है ना। इन्फोसिस का भी एग्जांपल दे सकते हैं यार यहाँ पे, है ना। इन्फोसिस एग्जांपल ज़्यादा अच्छा रहेगा, इन्फोसिस एग्जांपल देते हैं, है ना। दी IT जाइंट, ये इन्फोसिस बहुत बड़ा जाइंट है ना, बहुत ज़्यादा फोकस किया सस्टेनेबिलिटी एंड इम्प्लीमेंटेड सेवरल इनिशिएटिव्स टू रिड्यूस व्हाट कार्बन फुटप्रिंट एंड प्रमोट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। strong focus on sustainability and has implemented several initiatives to reduce its carbon footprint and social development। ओके, जिसका एक पॉजिटिव ब्रांड इमेज बन पाया यार, एंड सोशल कॉन्शियसनेस जो कंपनीज था उसका यहाँ पे अट्रैक्ट कर पाया। और यहाँ पे जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की बात कर रहे थे, है ना, उसकी भी यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं। HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, है ना। तो HUL की बात करें, देखो ये बहुत एक रिकॉग्नाइज्ड CSR के रेफरेंस में एक बहुत रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है, बिकॉज द कंपनी इज फोकस्ड ऑन सेवरल एरियाज जैसे जो हेल्थ एंड हाइजीन, वाटर कंजर्वेशन, रूरल डेवलपमेंट। Company has focused on several areas such as health and hygiene, water conservation and rural डेवलपमेंट। एंड जो HUL का जो CSR इनिशिएटिव है, इट हैज़ नॉट ओनली इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ द कम्युनिटीज इट सर्व बट ऑल्सो लेड टू इम्प्रूव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जिससे जो कस्टमर्स थे, है ना, वो इंक्रीजिंगली इसको चूज करने लगे भाई। तो ये भी लिख सकते हैं, बट कंक्लूजन में तो बताएंगे ही, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। सो HUL CSR responsibilities or HUL CSR initiatives have not only improved the lives of the communities itself but have also led to improved financial performance। लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट जो CSR रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है कंपनीज की, वो उनको प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल बनाते हैं, है ना, जिससे जो कस्टमर की लॉयल्टी भी और जो इनोवेशन है वो भी बढ़ता है यार। Thus CSR make or can make companies more profitable
and sustainable by enhancing their reputation, improving customer loyalty, रेपुटेशन बढ़ाएगा, कस्टमर लॉयल्टी इंप्रूव करेगा, एंड ऑल्सो फोस्टर इनोवेशन। ओके, सो इस प्रकार से हमने कंक्लूड कर दिया है ना। बाई इन्वेस्टिंग इन व्हाट CSR, जो कंपनीज हैं है ना, एक अपना ब्रांड इमेज भी बना सकते हैं और जो सोसाइटी का एक वेलबींग के तौर पे एक बॉटम लाइन पे जो लोग रहते हैं उनके बेनिफिट्स के लिए काम कर सकते हैं वो। ठीक है, सो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को कंक्लूड किया भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन को छोटा कर देना, अब 2 एग्जांपल देना, मैं 3 जो दिया है उसको। ठीक है, सो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेक कंपनीज मोर प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल। एनालाइज करने की बात की, डिफरेंट पर्सपेक्टिव में हमने बताया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है। ये हमने बताया कि जो कंपनीज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि वो इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट को रेफर करे, है ना, बचा के रखे इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी को भी थोड़ा सा इम्पैक्ट डाले, बेनिफिट्स का है उनका, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इट इंक्लूड फॉलोइंग थिंग्स लाइक मार्केट एथिक्स, सिंसियरिटी, रिसोर्स, गोल्स, लॉन्ग टर्म थिंग्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सस्टेनेबिलिटीज। ना कुछ हमने एग्जाम्पल्स दिए कि कैसे कंपनीज में CSR रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया, एम्ब्रेस किया, है ना, उन्होंने क्या किया, फायदे मिले हैं भाई उनको। टाटा स्टील का एग्जांपल देखिए कैसे उन्होंने जो रिसोर्स, जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पे जो काम किया, वो कंजर्विंग ऑफ वाटर कंजर्वेशन में जो काम किया, एजुकेशन को सपोर्ट करने, हेल्थ को सपोर्ट करने से बाद में उनका ही रेपुटेशन बढ़ा भाई, उनको ही फाइनेंशियल फायदे हुए। इन्फोसिस का एग्जांपल दिया जिन्होंने जैसे कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, जिसका एक ब्रांड इमेज बनाया भाई, जिसकी वजह से इन्फोसिस का। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का एग्जांपल दिया कि कैसे वो वाटर एंड हेल्थ हाइजीन पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, वाटर कंजर्वेशन पे, हेल्थ एंड हाइजीन पे बहुत फोकस करते हैं ये। रूरल डेवलपमेंट में जो CSR के अंदर जो इन्होंने क्या किया है ना, चीज़ें बनाई है ना, बहुत सारे जगह में इन्होंने क्या किया, फोकस किया, उससे क्या हुआ भाई, इनका इमेज बढ़ा है ना, जो कस्टमर का जो सपोर्ट है वो यहाँ पे बढ़ा है, रेपुटेशन बढ़ा है। ठीक है, तो उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो लास्ट में बढ़ा ही बढ़ा। लास्ट में हमने कंक्लूड किया कि देखो भाई, जैसे CSR जो है ना, कंपनीज को प्रॉफिटेबल भी बना रहा है, सस्टेनेबल भी बना रहा है, उनकी रेपुटेशन को भी बढ़ा रहा है, इंप्रूव कर रहा है कस्टमर की लॉयल्टी को और इनोवेशन को फोस्टर तो कर ही रहा है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, क्वेश्चन को कंक्लूड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई, ग्रेट एम्बिशन इज द पैशन ऑफ अ ग्रेट कैरेक्टर, दोज एंड ऑन विथ इट मे perform very good or very bad act, all depends on the principles which direct them। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, फिर से पढ़ते हैं, ग्रेट एम्बिशन इज द पैशन ऑफ अ ग्रेट कैरेक्टर, दोज एंड ऑन विथ इट मे परफॉर्म वेरी गुड और वेरी बैड एक्ट, ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल्स विच डायरेक्ट देम। इस एग्जाम्पल को स्टेट करते हुए, स्टेटिंग द एग्जाम्पल मेंशन द रूलर हु हैव हैम्पर्ड सोसाइटी एंड कंट्री। ऐसे कौन कौन से रूलर हैं जिन्होंने सोसाइटी एंड हैम्पर किया है, वो हमको बताना है ना। एंड हु वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड कंट्री, 2 तरह के हमको बताने हैं भाई रूलर्स के एग्जांपल जिन्होंने सोसाइटी को बेहतर किया है, एंड जो रूलर्स जिन्होंने सोसाइटी को बर्बाद किया है, तो दोनों तरह के हमको बताने हैं। पहली बात तो ये जो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं भाई, वी कैन इंट्रोड्यूस कैसे, बाई हाईलाइटिंग द कोट, कोट का इंपॉर्टेंस क्या है, कोट कहना क्या चाहे उसको बता के हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बॉडी के अंदर हमको क्या बताने हैं, ऐसे रूलर्स के बारे में बताना है जिन्होंने हार्म किया। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देने हैं। ऐसे रूलर्स के बारे में बताना है जिन्होंने बेनिफिट या फिर फ़ायदा या फिर डेवलपमेंट किया सोसाइटी का, उसके एग्जांपल्स देने हैं। एंड लास्ट में कंक्लूजन में एक प्रोस्पेक्टिव वे फॉरवर्ड कि क्या होना चाहिए, कैसे रूलर्स ज़िंदगी में दुनिया में अच्छा कर सकते हैं और क्या नहीं करना चाहिए। सो इट एक प्रोस्पेक्टिव वे अहेड या फिर वे फॉरवर्ड के साथ यहाँ पे हमको क्या करना है, कंक्लूड करना है। सो ये देखो, ये जो नेपोलियन बोनापार्ट का जो ये फेमस कोट है, ये क्या को बता रहा है यार, ये हाईलाइट कर रहा है द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप प्रिंसिपल। जो लीडर है ना, उसका इंपॉर्टेंस, उनमें जो प्रिंसिपल्स है, फिर लीडरशिप प्रिंसिपल का इंपॉर्टेंस को बता रहा है इन द सक्सेस और फेलियर ऑफ अ कंट्री और सोसाइटी। बोनापार्ट फेमस कोट, highlight the
importance of leadership principles in the success or failure of a सोसाइटी, और है ना लीडरशिप प्रिंसिपल्स को बता रहा है। ये जो लीडर काम करते हैं टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, है ना, वाइल कुछ लोग जो है हार्म कर देते हैं उसको। दोनों तरह के हमको एग्जांपल्स बताने हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हम बताएंगे उन रूलर्स के बारे में, है ना, जिन्होंने हार्म किया यार सोसाइटी को, रूलर्स हु हैज हार्म द सोसाइटी और कंट्री। पहले तो हमारे पास एडोल्फ हिटलर का एग्जांपल दे सकते हैं। देखो, एक नाजी लीडर थे जिन्होंने बहुत सारे ज्यूस को मार दिया ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2, है ना, और है ना इसमें होलोकास्ट भी थे, वॉर क्राइम्स भी थे। नाजी लीडर इज responsible for the deaths of millions of people during World War II, including the Holocaust and war crimes. देखो, लीडर जब बुरा काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है कंट्री सोसाइटी को। इसका एग्जांपल दे सकते हैं, सद्दाम हुसैन का एग्जांपल दे सकते हैं यार, है ना। एक इराकी डिक्टेटर थी, है ना, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को मार दिया ड्यूरिंग हिज रूल्स, है ना। और पॉलिसीज भी थी लाइक टॉर्चर का पॉलिसी, एग्जीक्यूशन का पॉलिसी, जो केमिकल वॉरफेयर अगेंस्ट हिज ओन पीपल। तो लीडर अच्छा ना होने से देश का नुकसान हो जाता है यार, बहुत ज़्यादा। इराकी डिक्टेटर was responsible for the death of hundreds of thousands of people during his rule through policies such as torture, execution and chemical warfare against his own people। तो ये ऐसे लोग थे। और भी एग्जांपल दे सकते हो आप यहाँ पे, जंगीज खान का एग्जांपल दे सकते हो, है ना, जोसेफ स्टालिन का एग्जांपल दे सकते हो, जो कि हमारे पास सोवियत लीडर थे, है ना। उन्होंने भी बहुत लोगों को डायरेक्ट फोर्स लेबर के तौर पे मास एग्जीक्यूशन के फॉर्म में बहुत लोगों को मार दिया, है ना। जंगीज खान एक मंगोल लीडर थे, है ना, उन्होंने बहुत लोगों को मार दिया एक तरह से। अब जहाँ भी जाते थे वहाँ के सारे लड़कों को मार देते थे यार, है ना। सो एक तरह से लड़ाई के चक्कर में, कॉन्क्वेस्ट के चक्कर में, मास किलिंग का जो कॉन्सेप्ट है इनका, फोर्स माइग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है, उससे बहुत लोगों की जान गई। तो ऐसे लोग से जिन्होंने सोसाइटी को एक तरह से दिक्कत में लाया, कंट्री के खराब किया, है ना, बहुत लोगों की जान गई। हमारे पास कुछ ऐसे लीडर्स जिन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट ऑफ दी सोसाइटी पे फोकस किया, कंट्री पे फोकस किया। Rulers who worked for the development तो यहाँ पे हम एग्जांपल दे सकते हैं महात्मा गांधी का, जिन्होंने हमारे वो एक नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस से हमारे पास इंडिपेंडेंस दिया था यार, सोशल जस्टिस को भी प्रमोट किया, इक्वलिटी को प्रमोट किया। The
Indian leader was a champion of non-violent resistance and led India to independence from British rule, while also promoting social justice and equality. While also promoting social justice and equality. ये एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जिनको ऐसे बहुत ज़्यादा देश में फ़ायदा हुआ। हम यहाँ पे अकबर का एग्जाम्पल दे सकते हैं जिन्होंने क्या किया, अपनी जो पॉलिसीज से लाइक प्रमोटिंग रिलीजियस टॉलरेंस, आर्ट एंड कल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा हेल्प किया। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा यूनिफाई एक यूनिटी लाया यार। The Mughal emperor was known for his policies, promoting religious tolerance, art and culture, and infrastructure development, which helped to unify and develop the Indian subcontinent। तो इनका एग्जाम्पल ले सकते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं लाइक नेल्सन मंडेला, जहाँ पे उन्होंने जो अपार्थाइड के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी, है ना, रिकॉन्सिलिएशन को, इक्वालिटी को कंट्री में जो लाया था, तो इनका एग्जाम्पल दे सकते हैं। पीटर का एग्जाम्पल दे सकते हैं जो कि, है ना, ली कॉन यू की भी एग्जाम्पल दे सकते हैं जो कि सिंगापुर के लीडर थे, है ना, जिन्होंने क्या किया, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री को एक तरह से डेवलप किया, डेवलपिंग नेशन टू फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री ट्रांसफॉर्म करने बहुत ज़्यादा रोल था यार, है ना। थ्रू पॉलिसीज प्रमोटिंग एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ। दुनिया जानती है भाई सिंगापुर को अब उसके डेवलप क्राइटेरिया से, डेवलपमेंट की वजह से जान रही है अब, तो उनका ली कॉन उनका बहुत ज़्यादा यहाँ पे रोल रहा है। तो सब चीज़ हम दे सकते हैं एग्जांपल, है ना। पीटर जो कि एक रशियन लीडर थे, उन्होंने मॉडर्नाइज किया, रशियन ज़ा लीडर थे जिनको क्रेडिट दिया था कि भाई इन्होंने मॉडर्नाइजेशन लाया, वेस्टर्न रशिया को पॉलिसीज लाइक मिलिट्री रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कल्चरल एक्सचेंज का, तो जिससे एक सोसाइटी का बेहतर हुआ यार, कंट्री ने डेवलपमेंट किया। तो हमने देखा दो तक एग्जांपल्स जिससे सोसाइटी पे फायदा हुआ, एक सोसाइटी पे नुकसान हुआ। लास्ट में हम कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट the principles that guide a leader are critical in determining the success or a failure of a country or a society. Leaders who are motivated by personal gain or power can cause immense harm, while those who are guided by the principles of justice, equality and progress can transform the society and the country for the better. तो यहाँ पे लिख सकते हैं, thus leaders who are motivated by personal gain or power can cause immense harm, while those who are guided by principles of justice, equality and progress can form their society and country for the better। पर्सनल गेन या फिर पावर के लिए जो काम करेगा वो हार्म कर सकता है, इक्वालिटी के लिए, प्रोग्रेस के लिए, जस्टिस के लिए जो काम करेगा वो बेटर सोसाइटी
बना सकता है। तो इस प्रकार से हमने आंसर लिखा भाई। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था ग्रेट एम्बिशन इज द पैशन ऑफ अ ग्रेट कैरेक्टर, दोज एंडाउन विद इट में परफॉर्म वेरी गुड और वेरी बैड एक्ट, ऑल डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल्स विच डायरेक्ट दैम। नेपोलियन बोनापार्ट का एक स्टेटमेंट था, तो हमने इसके स्टेटिंग एग्जाम्पल्स मेंशन द रूलर्स हु आर हार्म कंट्री एंड सोसाइटी, हु वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड कंट्री। तो हमने दोनों तरह के बताए भाई। सबसे पहले तो हमने वो लीडर्स के बारे में बताया जो कि हार्म किया, जिसमें हमने एडल्फ हिटलर का एग्जांपल दिया है ना, सद्दाम हुसैन का एग्जांपल दिया, और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं जैसे कि हमारे पास जंगीज खान का एग्जांपल, जोसेफ स्टालिन का एग्जांपल। ठीक है, हमने रूलर्स जिन्होंने सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम किया, वहाँ पर हमने महात्मा गांधी का काम बताया, अकबर का काम बताया है ना, राजा अकबर का काम बताया, नेल्सन मंडेला का एग्जाम्पल दे सकते हैं, ली कॉन ऊन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। लास्ट में कंक्लूड किया कि देखो भाई वो जो प्रिंसिपल्स जो गाइड करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए और मतलब हार्म होने के लिए भी। देखो अगर जो लोग जो लीडर्स जो है पावर या फिर पर्सनल गेन के लिए काम करते हैं तो वो हार्म कर सकते हैं सोसाइटी को, और जो प्रिंसिपल्स है ना, जो लीडर्स जो ऐसे प्रिंसिपल्स से गाइडेड किए जा रहे हैं जो कि जस्टिस है, इक्वालिटी या फिर प्रोग्रेस है, तो वो सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बेहतर के लिए। तो हमने क्वेश्चन देखे भाई सेक्शन ए के अंदर जो 2017 में क्वेश्चन आए थे 6 क्वेश्चंस, वो अब देखें हमने। नेक्स्ट हम सेक्शन बी में बात करेंगे 7 क्वेश्चंस की। यहाँ पे केस स्टडीज हम कवर नहीं कर रहे हैं, ओनली एथिक्स क्वेश्चन देख रहे हैं। केस स्टडीज हम अलग से एग्जांपल्स के साथ कंटिन्यू करेंगे दूसरी सीरीज में।